नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हंसिका पाठक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। गुजरात में पहले चरण का मतदान चल रहा है और ऐसे में क्या क्या अपडेट है वो सब आपको बताएंगे। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, वोटिंग का 1 घंटा पूरा हो चुका है। मतदाताओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। पहले चरण के लिए मतदान लगातार जारी। बता दें कि पहले चरण में 89 सीटों पर वोटिंग है। चुनावी मैदान में 788 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगेगी। सौराष्ट्र की सभी 54 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। सौराष्ट्र वो इलाका, वो जिले जहां पर बीजेपी नहीं जीत पाई थी और वहां पर खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस है। दक्षिण गुजरात की 35 सीटों पर मतदान है। कच्छ की 6 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तो शुरू हो चुका है मतदान, शाम तक ये सिलसिला जारी रहेगा। 82 से अधिक मतदान केंद्रों का प्रबंधन हमारे पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों को दिया है और इन बूथ्स पर वही आपका वोट डलवाएंगे। ये उनके एक एम्पावरमेंट का प्रयास है। इसी तरह 1274 बूथ पर सभी। तो गुजरात के रण में कौन आगे कौन पीछे, इसका इंतजार अभी है बाकी, लेकिन लगातार जो वोटर्स हैं वो पहुंच रहे हैं और ये खूबसूरत तस्वीर लोकतंत्र के इस महापर्व की आपको दिखा रहे हैं, जहां जो वोटर हैं वो अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और दिग्गजों की किस्मत क्योंकि दांव पर लगी है। लगभग 788 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज यहाँ के वोटर्स करेंगे और वो भी 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स 19 जिलों में है। 19 जिले की 89 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जिनमें की बड़े बड़े सीट है भावनगर पश्चिम, कतारगाम, इसके अलावा कुटियाना, पोरबंदर, मोरबी, जो कि अभी हाल ही में सुर्खियों में बना रहा। 135 लोगों की मौत हो गई थी पुल टूटने की वजह से। वराछा रोड, गोंडल, राजकोट, अभी हाल ही में विजय रूपाणी ने राजकोट से ही वोट डाला है और अपनी पत्नी के साथ वो पहुंचे थे खंबालिया में। इसके अलावा अगर बात करें जामनगर की, तो जामनगर ये वो 10 वीवीआईपी सीट है जहां पर किस्मत जो है आज दिग्गजों की देखी जानी है कि आखिर जनता किसे चुनती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष शुक्ला बने हुए हैं, ग्राउंड जीरो से तमाम अपडेट दे रहे हैं। पीयूष, आपके पास आना चाहेंगे, इस वक्त क्या तस्वीर मतदान की, और आपके साथ प्रदेश उपाध्यक्ष मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कीजिए। बिल्कुल चारुल, और इस वक्त आप देख सकती हैं ये मतदान केंद्र है जूनियर हाई स्कूल का, भावनगर पालीताना का, और यहाँ पर हमारे साथ महेंद्र सिंह सरवरिया प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भाजपा के मौजूद हैं। सर, आप अपने अभी वोट कास्ट किया है, तमाम मुद्दे रहे हैं, तमाम विपक्षी दलों के आरोप रहे हैं, 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, किस तरह से इस एंटी इनकम्बेंसी को देखते हैं और कितना सफल होगी या आप कितने सफल होंगे? मेरे ख्याल से गुजरात में कोई इनकम्बेंसी है ही नहीं। गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विकास की यात्रा लेकर चल रही है। जो भी क्षेत्र है, पानी की बात हो, बिजली की बात हो, या कोई आरोग्य की बात हो या शिक्षण की बात हो, सभी क्षेत्र में बीजेपी सरकार ने काम किया है। इसलिए तो लगातार 27 साल से बीजेपी की सरकार है। अभी गुजरात में माहौल पूरा चुनाव में ऐसा है कि जो अगली बार एक बार भाजपा की सरकार बनी थी तो 127 सीट आई थी, तो अभी उसका रिकॉर्ड बीजेपी तोड़ेगी। अपने यहाँ दूसरा कोई पक्ष का चलने वाला नहीं है। प्रजामत है तो कोरोना काल हो या रेशन की किट हो, तो सभी गुजरात सरकार ने दिया है, पूरी योजना का लाभ दिया है। तो बीजेपी की सरकार फिर से बन रही है और कोई विपक्ष का यहाँ कोई चलेगा नहीं। माननीय देश के वड़ा प्रधान गुजरात के हैं और देश का नेतृत्व कर रहा है। हिंदू राष्ट्र के लिए तन मन धन थी सब लोग ने नरेंद्र मोदी को मजबूत करने के लिए मन बनाया है और गुजरात सरकार फिर से बन रही है। सर, आपने हिंदू राष्ट्र की बात की, सोमनाथ का जब जिक्र आता है तो कहीं ना कहीं राम मंदिर अयोध्या का जिक्र आता है। सोमनाथ से यात्रा शुरू हुई थी और नरेंद्र मोदी जी भी उस यात्रा में शामिल थे आडवाणी जी के साथ, लेकिन क्या वजह रही है सौराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी 2017 में बहुत कुछ खास नहीं कर पाई थी? 2017 में थोड़ी कम सौराष्ट्र में लीड मिली थी, लेकिन ये जो अपने भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव में जो किया है उसमें मेरे ख्याल से पूरे सौराष्ट्र में से 35 सीट आ जाएगी।
35 सीट का आप लक्ष्य रखा है आपने कि 35 सीट आपके पास मिल जाएगी, लेकिन जो विपक्ष है, आप तमाम योजनाओं को आपने अभी गिनाया, लेकिन विपक्ष का कहना है, खास तौर पर आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, इस पर सरकार ने कुछ नहीं किया है पिछले 5 साल या 27 साल। आप तो मैं कोई आपको तो मानता ही नहीं हूँ। गुजरात सौराष्ट्र में तो आप किसी जगह पर डिपोजिट चली जाएगी, आप है ही नहीं। विकास की बात है तो विकास की बात में रोजगारी की भी बात है। रोजगारी में सभी गांव ग्रामीण विस्तार में हम जाते हैं तो पुलिस में हो, एसआरपी में हो या तलाटी मंत्री में हो, गांव में 10-20 बच्चे तो नौकरी पर लगे, एक भी पैसा नहीं देना पड़ता है। प्रायोरिटी में मेरिट लिस्ट पर नौकरियां मिल रही है। और उद्योगी की बात है, हमारी बात करूं भावनगर जिले की तो हमारा अलंग उद्योग है, बहुत से बहुत बड़ा है। ये मेरा पालीताना विस्तार है तो पालीताना में भी 35,000 बहनों भरत गुथन के काम करते हैं, जो अपने आरी भरत उसको बोलते हैं। सर, कांग्रेस को कहां देखते हैं सौराष्ट्र में इस बार? कांग्रेस मेरे को तो कहाँ नहीं देखती है। कांग्रेस में थे वो भी हमारे साथ चले आए, कई लीडर ऐसा नहीं। हमारे भावनगर जिले में एक भी उम्मीदवार कांग्रेस के जीतेंगे नहीं। धन्यवाद। देखिए चारों, इस वक्त यहाँ पर चूंकि अब मतदान जो है वो शुरू हो चुका है और मतदान के साथ ही साथ जो लोग हैं उनकी भी आमद शुरू हो चुकी है। फिलहाल पालीताना जो है ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूंसी इसलिए है क्योंकि मनसुख भाई मांडविया जो देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, 28 साल की उम्र में उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा, चुनाव जीता और उसके बाद से अपना राजनीतिक कैरियर यहाँ से शुरू किया था। ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम रिपोर्टर्स आप तक तस्वीर पहुंचा रहे हैं। कई प्रत्याशी इस वक्त पहुंच चुके हैं यहां पर और वो भी वोट डाल चुके हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार का मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है। आम आदमी पार्टी की एक्टिवनेस को भी बहुत ही ज्यादा दिलचस्प तरीके से देखा जा रहा है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे आज गुजरात के पहले चरण के रण को लेकर। शुभेंदु शेखर अवस्थी बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गए हैं, प्रणव ठक्कर मेरे साथ जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, और राजेंद्र आर्य कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुभेंदु जी, देखिए बहुत सारे ऐसे भी वीआईपी सीट है जहां पर आपकी पार्टी ने टिकट काटकर दूसरे पर भरोसा जताया है। क्या लगता है ये रण कितना आसान होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स जबरदस्त है इस बार? देखिए, एक बात ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा डिसिप्लिन पार्टी है, कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, संघ पूरा सहयोग करता है। तो सीट में नाम किसी का भी हो, वो एक विचार के लिए चुनाव लड़ता है। जनता एक विचार के लिए वोट देती है। टिकट किसी को भी मिले, कोई भी वहां से प्रतिनिधि बने, इसके लिए जनता कभी भी ध्यान नहीं देती है और इसको हमने पीछे कई चुनावों में देखा है। तो संगठन ने जो तय किया है, जिसको टिकट दिया है वो जीत के आएगा। एक भारी बहुमत से हम गुजरात को जीतने वाले हैं। और यही नहीं, जो लोग एक कट्टर ईमानदारी का खाल ओढ़े हुए और जगह जगह कट्टर ईमानदारी होने के लिए अपना सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, वो लोगों को भी पता चलेगा कि ये देश इस तरीके के छदम वेश में या फैंसी ड्रेस का जो लोग नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, उनको बड़ा नकारेगा। बिल्कुल। शुभेंदु जी, एक सवाल मेरा भी आपसे है। तमाम वादे आपने किए हैं, गुजरात में पहले चरण का चुनाव भी चल रहा है और एक वादा है यहाँ पर महिला सुरक्षा को लेकर। लेकिन अगर हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो बिल्किस बानो का जिक्र लगातार हुआ है कि आखिर क्यों सिर्फ अच्छा व्यवहार कहकर जो उसके दोषी थे उन्हें रिहा कर दिया गया। और आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी कि जेल से निकलने के बाद किस तरह से उनका स्वागत किया गया फूल मालाओं के साथ, और उसमें एक बीजेपी विधायक का नाम भी आया था। तो क्या ये नहीं लगता कि दोहरा चरित्र हुआ? एक तरफ आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो दूसरी तरफ रेप के आरोपियों को फूल की मालाएं पहनाई जाती हैं। मैं स्टेटमेंट नहीं दे पाऊंगा। मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके से किसी का सम्मान नहीं करती जिन्होंने इस तरीके के घृणित कार्य किए हैं। और यदि कोई हमारा एमएलए या कोई व्यक्ति इस तरीके का उस सम्मान में या कहीं गया है तो उसको हम जरूर संज्ञान लेंगे चुनाव के बाद। नहीं, लेकिन ये एक अहम मुद्दा है ना, क्योंकि एक तरफ आप बात करते हैं महिला सुरक्षा की। चलिए, इस पर हमारे साथ और जो अन्य सहयोगी हैं और जो हमारे खास मेहमान हैं उनके पास आना चाहेंगे। मैं इस पर राजेंद्र जी आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। आपने भी तमाम वादे किए हैं, कई सारे मुद्दे हैं, इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे?
देखिए, महिला सुरक्षा की बात जहां तक है तो गुजरात की महिला सुरक्षा के ऊपर जिस तरीके का माहौल बनाया गया, जिस तरीके से एक रेप विक्टिम जिसके साथ में उसकी बच्ची को, जिसकी गर्भस्थ बच्ची को मार दिया गया था, जिस तरीके से उसके जो आरोपी थे उन सबको जेल से रिहा कर दिया गया था, पूरे देश ने नहीं पूरी दुनिया ने देखा। और ये उस दिन हुआ जिस दिन देश अपनी आजादी की स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। तो प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले से देश को संबोधित कर रहे थे और यहाँ गुजरात के अंदर इनके रेप के जो आरोपी थे उनको छोड़ा जा रहा था। देखिए, भूल जाइए, महिला महिला होती है, चाहे वो किसी भी धर्म की, किसी भी मजहब की है, लेकिन अगर उसके साथ में अत्याचार या मतलब उस तरीके की अमानवीय, मैं कहता हूं कि विभत्स घटना हुई, उस घटना के जो आरोपी थे जिसके अंदर राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग थे उनको छोड़ा गया। जिस तरीके से उनका समाज के अंदर या प्रदेश के अंदर स्वागत हुआ उसको पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने देखा और गुजरात की महिलाओं ने भी देखा है। तो गुजरात की महिलाएं इस बात को लेकर पूरी तरीके से सजग हैं कि आने वाले समय में बिल्कुल। मैं आपसे राजेंद्र जी, मैं आपसे यही जानना चाह रही थी। शुभेंदु जी, सुना आपने कि ये पूरी देश की महिलाओं के साथ अगर हम देखें तो अगर किसी बेटी की इज्जत के साथ, उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ होता है, उसके बाद दोषियों का स्वागत किया जाता है। आप एक तरफ आप हिंदुत्व का चेहरा लेकर आगे बढ़ते हैं, तो क्या ये माना जाए कि बिल्किस बानो दूसरे समुदाय से थी, इसलिए उनके जो रेप के दोषी थे उन्हें चुनाव से पहले छोड़ दिया गया? सीधा सवाल। मैंने भी कि सुबह मतदान किया है, मतदान में भी लाइन थी। इसका मतलब यह है कि लोग मतदान कर रहे हैं। दूसरी बात कि गुजरात की जनता पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का विकास कार्य को देख रही है, उसको अनुभव भी कर रही है। इसलिए ये 7वीं बार भाजपा को ही वोट देगी, सरकार भाजपा का ही बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन आम जनता के साथ जुड़े रहे हैं, जनता से विमुख नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं कि इस बार भी सरकार अवश्य बनेगी। 2017 का चुनाव और ये चुनाव में क्या फर्क है? ये चुनाव में 2017 के चुनाव कांग्रेस एग्रेसिवली सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही थी। पिछले 5 साल में कांग्रेस डूबती नैया बन गई, कांग्रेस खत्म हो गई है। सिटिंग 17 एमएलए कांग्रेस छोड़ गए हैं। इसका मतलब वो भी जानते कि कांग्रेस में कुछ रहा नहीं है। अब चुनाव कांग्रेस सिर्फ अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है, चुनाव सरकार बनाने के लिए लड़ रही है। हताश है, निराश है कांग्रेस। और आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस का वोट काटेगी, इसलिए वनवे है। लेकिन दोनों ने वायदा तो फ्री में देने की बात की है। वो तो इसलिए कि सरकार बनने वाली नहीं है, तो जो कुछ बोलो, जो कुछ मिल जाए तो करते रहते हैं, बाकी उसमें कोई दम नहीं है। लोग भी जानते हैं कि ये सब अपना जो सरकार बनने वाली नहीं है इसलिए बता रहे हैं, बाकी उसमें कोई दम नहीं है। बीजेपी आज भी मोदी आधारित पार्टी रही है सब जगह। नहीं, देखिए, सभी पार्टी के नेता उस पर पार्टी के परसेप्शन, पार्टी के भरोसा नेता पर रहता है। लगातार गुजरात के पहले चरण के चुनाव को लेकर तमाम तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। गुजरात में पहले चरण का चुनाव लगातार जारी है, लोग वोट डाल रहे हैं, जिसमें बीजेपी के दिग्गज नेताओं और उम्मीदवारों ने वोटिंग कर ली है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मैं लोगों को अपील करता हूं कि अवश्य मतदान कीजिए। लोकतंत्र में मतदान ये बहुत बड़ा दान होता है और इस पर्व को आप लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी मतदान करना आवश्यक है। अवश्य मतदान कीजिए, भारे मतदान कीजिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि गुजरात में 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के लिए जा रही है। कोई असर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को ही बहुमत मिलेगा। और नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों में जो आदर और प्रेम है, भरोसा है, इसलिए गुजरात की जनता इधर उधर नहीं होगी और भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगी। मैंने ये बात का पूरा अभी बोला कि मुझे जामनगर की जनता में पूरा विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का जो एक विश्वास और विकास यात्रा का जो विश्वास रहा है और खास करके केंद्र का जो नेतृत्व है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का एक विश्वास है, तो वो इस बार भी टू बी कंटिन्यू होने वाला है। 2/3 सीटों के साथ आगे बढ़ेंगे। 150+ सीटों का जो टारगेट है वो डेफिनेटली अचीव होगा। मोदी मैजिक हर बार हर जगह काम करता है। मोदी जी पूरे देश के लोगों के दिल पे छाए हुए हैं।
उनके प्रति लोगों का विश्वास है, उनकी अपेक्षा पूर्ण करने की वो ताकत रखते हैं और इसके लिए वो मोदी मीटिंग चलता रहता है। उनको जो कहने वाले थे उनको अपनी औकात पता चल जाएगी। तो सुना आपने, देखिए सबसे अहम चीज है कि मतदान शुरू हो चुका है। तमाम पार्टियां इस दौरान अपनी जीत के दावे कर रही हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मेहमानों की ओर जाना चाहूंगी। शुभेंदु जी, ब्रेक से पहले आपसे एक सवाल पूछा था बिल्किस बानो को लेकर, सर आपका जवाब। पे मैंने पहले भी कहा, जो उनके साथ जिस बच्चे की हत्या हुई और जिस तरीके से उनको छोड़ा गया, उसको मैं भारतीय जनता पार्टी के लोग सपोर्ट नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के लोग सभी सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास पे बिलीव करते हैं। आपने कहा कि कोई एमएलए ने आके उनको सम्मान किया, हमारी जानकारी में नहीं है, पर जिन्होंने भी किया, ऐसे लोगों को जिन्होंने कोई भी धर्म के, किसी भी जाति के, किसी भी राज्य के लोगों के साथ कोई घृणित कार्य किया है, उसको मैं व्यक्तिगत रूप से और प्रवक्ता के रूप से, लेकिन राज्य सरकार होने के नाते तो जब माफ किया गया तो ये तो सीधा हुआ ना, किसी के जख्म पर नमक छिड़कना, वो भी ऐसी महिला जिसके, देखिए रेप जैसा आरोप वो आरोप है कि हत्या से ज्यादा रेप जो है उसके दोषी के साथ अगर इस तरह का हुआ है व्यवहार, उन्हें छोड़ दिया गया, ये आपको नहीं लगता जख्मों पे नमक छिड़कने जैसा है? कहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली का प्रवक्ता हूं, तो उससे जुड़ा हुआ कोई विषय है तो मैं बता सकता हूं वहां पे क्या रहा, किन्होंने छोड़ा, किनकी भूमिका रही। मैं उन विषयों पर आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा। जी चलिए ठीक है, आगे भी और भी मुद्दों पर बातचीत करेंगे, क्योंकि देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम विजय रूपाणी को भी सुन रहे थे। विजय रूपाणी ने कहा कि अभी मौजूदा समय में लोग ज्यादा से ज्यादा वोट करें, लेकिन इस बीच प्रणव ठक्कर जी आम आदमी पार्टी को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ कांग्रेस का वोट काटने भर के लिए ही गुजरात में मौजूद है। 27 साल पार्टी को उन्होंने नहीं हरा पाई, रीजन आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, बिल्कुल भी ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। आपसे वापस से दोबारा से जवाब लूंगी, लेकिन राजेंद्र जी आपका क्या मानना है कि आम आदमी पार्टी आपके लिए कितनी ज्यादा कंपटीशन के तौर पर सामने आ रही है? आप कैसे कॉम्पिटिटर के तौर पर आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं? देखिए मैम, जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है के लिए वोटिंग करना जरूरी है, अनिवार्य है। थैंक यू। लगातार जो हमारी जो टक्कर है वो 27 साल के भाजपा के कुशासन से है। जिस तरीके से पिछले कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री को बदला गया, पूरी की पूरी कैबिनेट को बदला गया, विधायकों के टिकट काटे गए, तो जनता में जबरदस्त आक्रोश है। तभी तो इतने मुख्यमंत्री बदले गए और उस आदमी को मुख्यमंत्री बनाया गया जिसको गुजरात के अंदर कोई पहचानता नहीं। हाँ। तो आप इस चीज को देखिए ना, वहां पर जिस तरीके से आक्रोश जनता के अंदर है, हाँ। गाँव के अंदर है, देहात के अंदर है, आदिवासी के अंदर है। आपका चेहरा कौन? कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और उसके अंदर जो विधायक जो जीत कर आएंगे, निश्चित रूप से जैसा मैंने शुरू में भी बताया कि हम 125 प्लस जीत के आ रहे हैं। देखिए बीजेपी ने, राजेंद्र जी, बीजेपी ने क्लियर कर दिया कि भूपेंद्र जी ही रहेंगे। आम आदमी पार्टी ने गढ़वी जी का नाम ले लिया, आप क्या कहेंगे? सुनिए मेरी बात सुनिए, ये देखिए लोकतंत्र का जो मखौल उड़ाने की बात है, चुनाव से पहले विधायक जीतेंगे, उससे पहले अगर आप किसी को चेहरा थोप देते हैं तो ये लोकतंत्र की हत्या है, ये लोकतंत्र का मखौल है। आप देखिए ना, जब चुनाव विधायक जीतेंगे और विधायक दल की बैठक बुलाकर अपना नेता चुनेंगे, उसी को तो मुख्यमंत्री होना चाहिए ना। पहले आप जो चुनाव जीतेंगे। राजेंद्र जी, राजस्थान में जब गहलोत जी के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है तो क्या आप भी लोकतंत्र का मखौल उड़ाते हैं? देखिए सुनिए, विधायक दल की बैठक के अंदर जो तमाम फैसले होते हैं ना, वो विधायक दल की बैठक के अंदर फैसला होता है। आला कमान उस फैसले को, विधायक दल की बैठक के फैसले को आला कमान उस पर मोहर लगाता है। तो आज आप इस चीज को देखिए ना, गुजरात के अंदर जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि साहब
अरे भाई विधायक वहां से आज मान लो 182 विधानसभा सीटें हैं, 89 पे आज चुनाव हो रहे हैं, तो 89 चेहरे हैं, लेकिन उन चेहरों को नजरअंदाज करके आप बराबर एक बात को दिखा रहे हैं कि नहीं साहब यहाँ तो मोटा भाई चुनाव लड़, अरे मोटा भाई तो प्रधानमंत्री है देश के, उनका जवाब तो उनसे मांगा जाएगा, लेकिन विधायक का जवाब तो विधायक से मांगा जाएगा। आप देखिए ना, अगर वो विधायक इतने अकाउंटेबल होते तो 40 विधायकों के टिकट भाजपा ने क्यों काटे? या ठीक है राजेंद्र जी, आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें, वो दिग्गज जिन्होंने आज मतदान कर दिया है और मतदान केंद्र पर वो सुबह ही पहुंच गए। विजय रूपाणी की अगर हम बात करें तो वो भी यहां पर पहुंचे, रविंद्र जडेजा की पत्नी भी यहां पर पहुंची, रिवाबा भी यहां पर पहुंची जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं, और CR पाटिल भी पहुंचे और उन्होंने भी यहां पर वोट डाला है। तो अपने अधिकार का प्रयोग, अपने अधिकार का इस्तेमाल ये दिग्गज यहां पर करते नजर आए। पहली तस्वीर पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की है, आप देखिए यहां पर वो पहुंचे, सुबह ही पहुंच गए और उन्होंने वोट डाल दिया है। दूसरी तस्वीर रविंद्र जडेजा की पत्नी का है, रिवाबा का, जो कि बीजेपी की प्रत्याशी हैं, और ये तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष CR पाटिल की तस्वीर, और उन्होंने भी वोट डाल दिया है। तो अभी तक कई दिग्गजों ने वैसे तो वोट डाल दिया है और इसके साथ ही तमाम प्रतिक्रियाएं भी आई हैं इनकी। गुजरात सरकार में मंत्री ने भी वोट डाला है। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में राज्य सरकार में मंत्री पूर्णेश मोदी ने भी वोट डाल दिया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल अपनी पत्नी के साथ नवसारी में पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने लोगों से भी वोट अपील की। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मंगूभाई की, जो पहुंचे यहां पर और उन्होंने वोट डाला है। वोट डालने के बाद यहां पर उन्होंने लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा की संख्या में जो नए वोटर्स हैं वो भाग ले, हिस्सा ले, क्योंकि इस बार 5 लाख नए वोटर्स हैं और वो 5 लाख नए वोटर्स दिग्गजों की किस्मत जो है तय करेंगे। आज 788 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगेगी और नए वोटर्स, युवा चेहरे, उनके मुद्दे बेहद ही मायने रखते हैं इस बार के चरण में। तो लगभग 19 जिलों के 89 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं पहले चरण में और अभी तक कई दिग्गजों ने वोट डाल दिया है, जिसमें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अगर बात करें तो इसमें राज्य सरकार में मंत्री पूर्णेश मोदी ने भी वोट डाल दिया है। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग अब शुरू हो चुकी है। 8 बजे ही भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा ने राजकोट में मतदान केंद्र पहुंचकर यहां पर वोट डाला है और लोगों से भी अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा की संख्या में वोट डाले। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भी ट्वीट कर लोगों से अपील किया था, खासतौर पर नए मतदाताओं से, कि वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, भाग लें। बिल्कुल, देखिए सुबह से ही हर कोई अपील कर रहा है कि घर से बाहर निकलिए और लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया और सभी से वोट अपील की। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी ट्वीट किया गया और इसके अलावा न्यूज इंडिया भी अपील करता है कि अगर आप गुजरात में हैं और आपकी विधानसभा में चुनाव है तो आप भी घर से निकलिए और वोट दीजिए, मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल, तो देखिए वोट बहुत ज्यादा जरूरी है और आप लोगों से भी यही अपील है कि आप अगर वोट डाल रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा की संख्या में पहुंचे और अपने नियर बाय पोलिंग स्टेशन में जाकर वोट डालें। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए लगातार, शुभेंदु शेखर अवस्थी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रणव ठक्कर हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, राजेंद्र आर्य प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभेंदु जी, थोड़ी देर पहले राजेंद्र जी से बात हो रही थी चेहरे को लेकर, तो उनका कहना था कि चेहरा पहले रिवील कर रहा है, यानी लोकतंत्र की हत्या कर देना, क्या कहेंगे? ऐसा कहीं नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने ऐसे ही किया था, पहले चेहरा रिवील किया था। राजस्थान का एग्जाम्पल तो आपने खुद ही दिया है। जब चेहरे ना हो तब ऐसे ही कहा जाता है। और कांग्रेस में खासकर एक बहुत बड़ी दिक्कत आज की तारीख में यह है कि उनके यहाँ पे लॉबिंग बहुत ज्यादा है, जिसके 4 आदमी 5 आदमी 4 आदमी भी किसी के आ जाते हैं, वो अपने को चीफ मिनिस्टर बनने की सोचता है और ये हमने लगातार कई राज्यों के चुनाव में देखा है। अब जब पूरा देश, पूरा कांग्रेस जो है पूरे देश में नेतृत्व विहीन हो चुका है, राहुल गांधी को भी कोई मानने को तैयार नहीं है कांग्रेस का नेता, तब उनको जबरन जब उनको लगा और उनके कंसल्टेंट्स ने बताया तो कितने सालों के बाद उन्होंने नेतृत्व को छोड़ा और अब यात्रा कर रहे हैं। आज जो
25 सालों में राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने जो कांग्रेस को संभाला और उसका जो जिस तरीके से इतने कम समय में, मैंने देखा नहीं है राजनीति में, बहुत वर्षों से देख रहा हूं, उसके पहले तो कई राजनीति को मैं पढ़ रहा था, जिस तरीके से कांग्रेस का पतन हुआ, उनके वोटर का पतन हुआ, उनकी पार्टी के वोट का पतन हुआ, ऐसा इतिहास में कभी नहीं देखा गया। शुभेंदु जी, आरोप ये भी है बीजेपी पर कि चेहरे बदल दिए जाते हैं यहाँ पर, क्यों हटाया गया विजय रूपाणी को, क्यों नहीं उनको रिपीट किया गया? देखिए, मैं आपको कई बार कहता हूं इस चीज को लेके, हमने यदि कभी चेहरा बदला है तो कोई विरोध नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और रूपाणी साहब को जब बदला गया तो एक आदमी ने चू भी नहीं बोला, साथ में पूरा मंत्रिमंडल तक। और पंजाब में क्या हुआ? देखिए, इनका आरोप यह है कि वोट मांगते आप एक चेहरे पर है, लेकिन बीच में ही आप बदल देते हैं, यानी कि कोई कोऑर्डिनेशन आपकी ही पार्टी में नहीं है। राजेंद्र जी, क्या मैं सही कह रही हूँ? क्या है, आप ये पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप से पार्टी चलाते हैं। और जिस तरीके से जब चुनाव होता है, 2017 में जब ये चुनाव लड़े थे तो उस वक्त इनके जो प्रत्याशी थे वो अलग थे और बाद में इन्होंने बदल दिए। अब ये कह रहे हैं कि हम भूपेंद्र पटेल के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। अरे चुनाव लड़ रहे हैं तो उनसे प्रचार तो करवाते नहीं आप। और आप देखिए ना, जो पहली बार के विधायक है उनको, और कितने सारे विधायक जो थे उनके पुराने विधायक थे उनके काट दिए। तो यहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ डिक्टेटरशिप चलती है। और जहां तक इन्होंने ये बात बताई, तो आज आप देखिए ना, जिस तरीके से भाजपा की सरकार ने प्रस्ताव भेजकर बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे या जो हत्यारे थे उनको छोड़ा, तो भाजपा की सरकार ने, राज्य सरकार ने प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा और उसके बाद में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वो दिया। तो आप इस चीज को देखिए ना, सरकार पूरी तरीके से राजेंद्र जी, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि डिक्टेटरशिप है भारतीय जनता पार्टी में, डिक्टेटरशिप है, तभी तो कोई बात नहीं। किस आधार पर आप ये बात कर रहे हैं? मैं आपसे पहले आधार जानना चाहूंगी। बताइए, लोकतंत्र में सबको अपनी बात, आज मान लो कोई भी राजनीति में है तो उसको मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाता है तो वो बोलेगा नहीं क्या? आप सोचिए ना, आज लेकिन राजेंद्र जी, कांग्रेस में आप ये देखिए कि एक तरफ गुजरात में चुनाव है, दूसरी तरफ कांग्रेस में राहुल गांधी आते हैं, एक दिन प्रचार करते हैं और उसके बाद वापस चले जाते हैं। प्रचार के नाम पर तो औपचारिकताएं आप कर रहे हैं। नहीं, औपचारिकताएं बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। गुजरात का जो संगठन है या गुजरात के जो प्रभारी हैं या गुजरात के जो चीफ पर्यवेक्षक हैं चुनाव के, वो लगातार गुजरात के दौरे कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दौरे कर रहे हैं, राहुल जी ने भी 2-3 सभाएं की है। तो आप इस चीज को देखिए ना, गुजरात का, लेकिन आप आला कमान के नाम पर जब ये कहते हैं कि राहुल जी, प्रियंका जी, तो फिर राहुल जी की सिर्फ एक दिन की सभाएं क्यों रखी गई? आपको नहीं लगता कि उनका प्रचार होना चाहिए था यहाँ पर? आला कमान का मतलब शीर्ष नेतृत्व है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष है या सोनिया जी है। आप इस चीज को देखिए ना, लगातार उस बात को लेकर, और स्थानीय मुद्दे सबसे मुखर है। आज 10 लाख पद खाली पड़े, चाहे राजेंद्र जी, जवाब कड़वा लग सकता है, लेकिन जवाब कड़वा लग सकता है, लेकिन पंकज शंकर सिंह, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी 15 साल से भली राजनीति कर रहे हैं लेकिन पूरी तरह से परिपक्व नहीं है। तो क्या माना जाए कि इस वजह से ज्यादा प्रचार नहीं करा राहुल गांधी ने? नहीं, राहुल जी एक बड़े मिशन पर चल रहे हैं। उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की 3500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा शुरू करी है। और उस यात्रा के लिए भारत जोड़ो यात्रा है, उसमें पूरे देश के लोगों से मिल रहे हैं और राज्य का चुनाव, राज्य की इकाई भी लड़ रही है और शीर्ष नेतृत्व लगातार जिन की दो प्रमुख राज्यों में चुनाव, जहां पर आपको ये उम्मीद थी कि सरकार बन सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भारत जोड़ो यात्रा को प्राथमिकताएं दी गई। तो क्या यहाँ पर जो राज्य चुनाव हो रहे हैं इनसे ज्यादा भारत जोड़ो यात्रा है? मेरी बात सुनिए ना, भारत जोड़ो यात्रा इस भारत देश की यात्रा है, पूरी दुनिया देख रही है। और जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ रहा है, लाखों की संख्या में जो भीड़ आ रही है ना, आप देखिए राहुल जी का जो आप पूरा देखिए, उनके पूरे 2-2 घंटे तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आप बता दीजिए, गुजरात का कोई भी नेता अगर 2 घंटे, या शीर्ष नेतृत्व, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व 2 घंटे अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले और बिना सवाल दिए हुए सवालों के जवाब दे दे, तो हम आपसे और पूरी तरीके से बात करते हैं। लेकिन जहां पर राहुल गांधी जी लगातार हर चीज का जवाब दे रहे हैं और जनता की आवाज सुन रहे हैं, चाहे देश के अंदर महंगाई है, मैं आपको रोकना चाहूंगी राजेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि राहुल गांधी हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। फिर मध्य प्रदेश में जब EWS के बारे में उनसे प्रश्न किया गया तो उन्होंने ये क्यों कहा कि मैं राजनीतिक जवाब नहीं दूंगा? क्या ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं था? अगर वो हर सवाल का जवाब दे रहे हैं तो इस सवाल को क्यों टाल गए? सुनिए, आप एक चीज देखिए ना, राहुल जी की यात्रा भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित, वो कहते हैं कि तमाम सवाल कीजिए।
अगर उस मंच से आप दूसरे राज्यों के सवाल पूछेंगे, अरे भारत की भविष्य का सवाल पूछिए, भारत की महंगाई का सवाल पूछिए, भारत की बेरोजगारी का सवाल पूछिए, भारत के अंदर व्यापक भ्रष्टाचार का सवाल पूछिए, जिस तरीके से लोकतंत्र को खरीद तंत्र में बदल दिया गया उसके ऊपर सवाल पूछिए, संवैधानिक मशीनरी का जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा उस पर सवाल पूछिए, जिस तरीके से केंद्रीय चुनाव आयोग में एक दिन के अंदर चुनाव आयोग नियुक्त कर दिया जाता उस पर सवाल पूछिए। ये सवाल बनते हैं। देश के अंदर भ्रष्टाचार है, देश बिल्कुल राजेंद्र जी, अगली बार मुझे लगता है राजेंद्र जी आपने सही कहा कि आपने जो फेहरिस्त गिनाई है ये सवाल पत्रकार साथियों को दिए जाएंगे, बंधुओं को दिए जाएंगे कि वो इन मुद्दों पर ही सवाल पूछें। आउट ऑफ सिलेबस अगर सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी जी जवाब नहीं देंगे, इस बात का ख्याल रखा जाएगा। अंशिका, आउट ऑफ सिलेबस देखिए, आउट ऑफ सिलेबस शुभेंदु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? शुभेंदु जी, भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर सवाल है तो निश्चित रूप से आज अगर मैं आपके चैनल पे बैठ के अगर चुनाव से संबंधित जवाब नहीं दूं तो आप क्या समझेंगे? सोचिए ना, आज वही सवाल मौजूद जो सवाल है उसी पे बात की जा सकती है। अगर आप विषय को ही भटका देंगे तो फिर उस डिबेट का औचित्य नहीं रहता ना। ठीक है शुभेंदु जी। अंकिता जी, देखिए पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं जहां जहां राहुल गांधी जी जाते हैं वहां पे वोट परसेंटेज कांग्रेस का और कम हो जाता है। और ये लगातार ये कह रहे हैं कि हिमाचल के साथ साथ गुजरात में ये सरकार बना रहे हैं और राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी नदारद हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसे जवाब दे देंगे जिन्होंने कहा 2-2 घंटे तक बैठ के उन्होंने जवाब दे रहे हैं। वो हर बार हर वार्ता में कुछ ऐसे जवाब देते हैं कि कुछ 1% वोट और कम हो जाते हैं। अब इसमें तो कई बार उनको कोई कहता है अब परिपक्व है, मैं नहीं कहता। कई बार उनको यही नहीं मालूम होगा, हमको तो डाउट था कि ईडब्ल्यूएस एक राजनीतिक प्रश्न कैसे हो सकता, ये एक सामाजिक प्रश्न है, तो उन्होंने ये कैसे कहा कि ये राजनीतिक प्रश्न है। शायद वो समझ ही नहीं पाए कि ईडब्ल्यूएस क्या होता है, पर उनको जो समझ में आता है अंकिता जी वो मैं बताना चाहता हूं। उनको क्या समझ में आता है कि जब जब चुनाव आए तब तक मंदिर मंदिर जाओ, कभी जनेऊ दिखाओ और कभी रुद्राक्ष पहन के आ जाओ, शायद कुछ वोट मिल जाए। ये वही लोग तो हैं जिन्होंने सालों साल तुष्टीकरण की नीति अपनाई, एक विशेष धर्म के लोगों को किस तरीके से उनसे वोट लिए जाएं और वोट लेने के बाद उनको भूल जाएं, ये कांग्रेस की। राजेंद्र जी ये तो आपको देखिए मानना पड़ेगा। अंशिका 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगी। शुभेंदु जी आपका जवाब मुझे बहुत खास पसंद आया कि एक वर्ग के लिए कांग्रेस अच्छा करना चाहती है। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी, अभी जब बिल्किस बानो के बारे में बात कर रही थी तो आपने बहुत सटीक तरीके से कहा कि मैं दिल्ली से प्रवक्ता हूँ। जो इलेक्शन आता है उसमें वोट हमें करना ही चाहिए। ये चाहे कोई पार्टी के कार्यकर हो या तो आम जनता हो, सबको वोट करके मुझे लगता है कि 90 या 95% तक मतदान ले जाना चाहिए। जी शुभेंदु जी, देखिए बात हो रही थी, आपने कहा कि वर्ग विशेष, तो आपको नहीं लगता है कि राजनीति है और आप लोग अपने अपने हिसाब से राजनीति करते हैं? एक वर्ग विशेष की जब बात आ जाती है आप हिंदुत्व के चेहरे पर आ जाते हैं, आप हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर चलते हैं, कांग्रेस मुस्लिम एजेंडे को लेकर चलती है, तो फिर आप तो अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी जाति को देखकर राजनीति कर रहे हैं। मैं बार बार फिर से मैं आपके टीवी चैनल पे कई बार रिपीट कर चुका हूं, उत्तर प्रदेश के चुनाव के संदर्भ में आज फिर रिपीट करता हूं। किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी राज्य का हो या किसी और राष्ट्र में ही क्यों ना रहता हो, भारत माता को यदि अपनी माता मानता है, इस देश को अपना देश मानता है, तो वो उसके लिए सब पूरा देश एक है। शुभेंदु जी दो चेहरे आपके नजर आ रहे हैं, दो चेहरे नजर आ रहे हैं, आप कैसे दोनों हाथ में लड्डू ले सकते हैं? शुभेंदु जी एक सवाल, एक बात, एक तर्क, उसके बाद में आपका जवाब लूंगी। बस इस लाइन का भी आप उसमें अपने जवाब में ऐड कीजिएगा। एक तरफ बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट होते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है, गुजरात में सीएम कहते हैं गोधरा में जाकर कि यहीं से हमने प्रण लिया है, राम मंदिर का प्रण यहीं से लिया गया था, तो आप हिंदुत्व का एजेंडा साथ में लेकर चल रहे हैं, मुस्लिम वर्ग को आप छोड़ रहे हैं, ये बात आप मानिए जब आप इस बात का जिक्र करते हैं। मेरे जवाब नहीं सुनेंगे, बिल्कुल अब आप जवाब दीजिए, अब आप जवाब दीजिए, अब आप जवाब प्रश्न ही पूछते रहेंगे, मेरे जवाब को पूरा नहीं होने देंगे तो ऐसे ही होगा। बिल्कुल जवाब दीजिए। सभी वर्गों का सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास की बात करी है। हमने ये कहा है कि सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्मों को माने। हमने कभी किसी को सामने गोल टोपी पहन के, छेद वाली टोपी पहन के दिखाने की कोशिश नहीं करी है। हमने अपने धर्म का पालन किया है और दूसरे धर्मों का सम्मान किया है। और इसको मैं बार बार आपको कहना चाहता हूं कि यह भारत में पहली बार हुआ कि राम मंदिर भी बना, और ये कहते थे यही लोग कि राम मंदिर बनेगा तो खून की नदियां बह जाएंगी। राम मंदिर भी बना और उसके 30 किलोमीटर दूर एक मस्जिद भी बनाई जा रही है।
इसको कहते हैं गंगा यमुना तहजीब, और यही तो 370 के लिए भी कह रहे थे। ठीक है, धारा ठीक है, 370 बात धर्म हटेगी। की आप कर रहे हैं शुभेंदु जी। देखिए प्रणव जी भी हमारे मैं साथ बात कह रहा हूं, जुड़े। मैं बात ठीक कह है, रहा हूं ठीक है, कि प्रणव अपने जी, धर्म प्रणव जो है, जी, ऐसा आप पर यह आरोप लगता है कि आप भी बीजेपी के आइडियाज को फॉलो करते हैं, चाहे वो नोटों पर लक्ष्मी गणेश की बात हो गई, यानी कि हिंदुत्व का कार्ड खेलना। नहीं मैडम, हमारा कोई, हम हिंदू धर्म में मानते हैं क्योंकि हम हिंदू हैं, लेकिन हमारी पार्टी कोई सारे धर्म को मानती है। तो गणेश जी का फोटो, लक्ष्मी जी का फोटो हो, तो जो नोटों के ऊपर जो फोटो है तो वो हमारी श्रद्धा का विषय है, हमारी आस्था का विषय है। तो मुस्लिम कंट्री है इंडोनेशिया के अंदर, वहां पर 98% मुस्लिम है, फिर भी वहां पे हिंदू मतलब गणेश जी का फोटो है वहां पे। तो ये हमारा आस्था का विषय, हमने एक प्रपोजल रखा, केंद्र को मानना नहीं मानना वो उनकी मर्जी की बात, उनकी मर्जी है, पर हमने जो प्रस्ताव रखा उसके वो अगेंस्ट में जा रहे हैं, ये गलत बात है। अगर वो हिंदू धर्म की बात करते हैं तो अगर वो माने नहीं माने वो सेंट्रल की बात है, लेकिन हमारा विरोध क्यों कर रहे हैं? हम गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो की बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी वाले इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? लगातार चर्चा हो रही है गुजरात को लेकर, गुजरात के मुद्दों को लेकर, आज जिनको ध्यान में रखकर यहां की जनता वोट डालेगी, लेकिन प्रत्याशियों की रणनीति को लेकर भी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ धुरंधर मेहमान जुड़े हुए हैं लगातार। शुभेंदु शेखर अवस्थी बीजेपी से हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, प्रणव ठक्कर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, और राजेंद्र आर्य कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभेंदु जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे जब बात हिंदुत्व की हो रही थी। दो चीज कह रहा हूं, हिंदुत्व के लिए केजरीवाल का चेहरा उस तरीके से है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और है। उन्होंने दिल्ली में हनुमान मंदिर तोड़वाया चांदनी चौक में जानबूझ के। गोपाल इटालिया चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हिंदुओं के लिए कोई ना मंदिर जाओ ना कुछ करो, और लास्ट में तो राजेंद्र गौतम से जो इन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई भी ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, लक्ष्मी जी की, सरस्वती जी की और कोई भी गणेश जी की कोई भी पूजा मत करो। हाँ, वचन दिलवा रहे थे सबको और सबको शपथ करवा रहे हैं। हाँ। और उसके बाद जब केजरीवाल जी को लगा कि कहीं ये मेरा हिंदू वाला कार्ड कहीं निकल ना जाए, हमारा ड्रामा खत्म ना हो जाए, तो उनसे इस्तीफा लिया। ऐसी कौन सी बात हो गई थी? प्रणव ठक्कर जी, मैं कहता हूं, मैं एक और चीज कहूंगा। हाँ, जिस तरीके से पंजाब में, इस तरीके से पंजाब में केजरीवाल जी ने खालिस्तान को बढ़ावा देके 30 साल में एक बार भी खालिस्तान का झंडा नहीं लगा, पर केजरीवाल जी के आते ही पूरा पंजाब खालिस्तान के आग में सुलगने लगा है। ये देश के लिए बड़े घातक है, और केजरीवाल जी, मैं बात फिर से कह रहा हूँ, केजरीवाल जी देश के लिए बड़े घातक। मैडम, मुद्दा ये है कि गुजरात के अंदर सबसे अच्छी शिक्षा कौन दे सकता है? शिक्षा पे आ गए अब मुद्दा ये आप टॉपिक से हट गए। नहीं, मुद्दा यही है, टॉपिक ही यही है गुजरात की जनता का। शुभेंदु जी ने क्या कहा कि गोपाल इटालिया को याद करिए, राजेंद्र जी को याद करिए, आप कह रहे थे हमारी आस्था की बात है, हमने अपनी पेशकश आस्था को ध्यान में रखकर केंद्र के सामने एक पेशकश दी। जो भ्रष्टाचार करता है वो भगवान श्री राम का आदर्श नहीं होता है। इन्होंने कड़ी बनाने वाली कंपनी को बिका ठेका दे दिया, कहीं बच्चे मर गए। अब आपसे अगर प्रणव जी हम ये कह दें, अगर हम आपसे ये कह दें कि भ्रष्टाचार के आरोप में आपके कई मंत्रियों से पूछताछ हो रही है, कई मंत्री आपके जेल में है, तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे कि भ्रष्टाचार के आरोप में तो आपके मंत्री भी जेल में है? और जब भ्रष्टाचार की बात हो रही है, सुनिए, जब बात भ्रष्टाचार की हो रही है, कानून व्यवस्था की हो रही है, तो सबसे ज्यादा दागी उम्मीदवार इस बार आम आदमी पार्टी ने उतारे हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? इंडिया रिपोर्ट आपने देखी? मैंने सारी रिपोर्ट दे दी है, मैं खुद लॉयर हूँ, मैंने ही सारी रिपोर्ट बनाई है। गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने 10 से 15 मिनिमम केसेस ठोक रखे हैं, और कोई सीरियस क्राइम वाले नहीं है। सीरियस क्राइम वाले नहीं है, पैसों के साथ। अंशिका एक सेकंड, गंभीर श्रेणी में जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं 43 उम्मीदवार आपके हैं इंडिया रिपोर्ट के अनुसार। आप भ्रष्टाचार की बात जब करते हैं, जब आप बात करते हैं तो आपके मंत्री जेल में होते हैं, दागियों की बात होती है तो उसमें आम आदमी पार्टी आगे होती है। कमलम के अंदर जो पेपर फुटते थे उसका जवाब लेने के लिए गए थे, तब ट्रेस पासिंग और 500 लोगों के सामने छेड़ती का आरोप भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं ने लगाया था। वो गंभीर आरोप है, इसकी वजह से वो 43 आपको गंभीर आरोप दिखाई दे रहे हैं। बाकी आंदोलन के सारे मामले आंदोलन के हैं। हत्या का मामला दर्ज है किरण पटेल पर, दशक रोज से उम्मीदवार हैं। कोई किरण भाई हत्या का मामला गंभीर है या नहीं?
नहीं मामला नहीं? अटेम्प्ट मर्डर का केस है, लेकिन आप समझिए कि उनके ऊपर कोई साबित नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, तो कानून ने ऐसे ही उठाकर उन्हें जेल में डाल, माफ कीजिएगा, उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया। मजाक है कानून भी। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, युवराज सिंह जाडेजा है हमारे, उनके ऊपर भी 307 का मामला दर्ज करवा दिया था। शुभेंदु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं एक बात कहता चाहता हूँ, सुनिए आम आदमी पार्टी के बड़े जी, हैं, बात और सुन लो। सत्येंद्र जैन के लिए तो कोर्ट ने कह दिया, लेकिन गुजरात में लगती है। सुन तो लीजिए, सत्येंद्र जैन को तो कोर्ट ने कह दिया कि ये गुजरात इन्होंने की बात गड़बड़ किया है। मैं बता रहा हूँ, गुजरात की बात है, आपके पार्टी के बड़े नेता हैं और वो कहते हैं कि मानिश सरवानी ने ये फिजियोथेरेपी है, और किससे फिजियोथेरेपी हो रही है? 5 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची को रेपिस्ट नहीं, आपको बात नहीं चलेगा। आप बात सुनिए, आप अपना सूरत में बड़े जी चल के मर गए, तो वहां पे आपके पास एक सीढ़ी नहीं थी। मैं जवाब दे रहा हूँ आपको जवाब दे रहा हूँ। कितनी सूचना को आप निभाते हैं, खप्पा देते हो, कितनी सूचना को आप निभाते हैं। 500 करोड़ का ड्रग फैक्ट्री पकड़ा गया। शुभेंदु जी ठक्कर जी, देखिए, आप दोनों का तो बहस करने का यहाँ कोई औचित्य इसलिए नहीं बनता है क्योंकि आप लोग राजनीतिक पार्टियों से आते हैं, आप लोग राजनीति करेंगे ही। अगर हम दागियों की बात आम आदमी पार्टी के लिए कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी देखिए इसमें पीछे नहीं है। आपके पास भी 93 टोटल उम्मीदवार हैं, यानी दोनों चरणों में। तो यहाँ पर आप दोनों का तो एक दूसरे पर आरोप लगाना उतना ही है जितना राजनीति करना है। मैं ये क्या कह रहा हूँ कि कोर्ट ने जो तय कर दिया, कोर्ट ने तय कर दिया कि सत्येंद्र जैन के ऊपर बड़े हीनियस क्राइम का इल्जाम है और फर्स्ट दस्तिया पाया गया है कि वो इल्जाम उनके ऊपर सही है। वो व्यक्ति मसाज करा रहा है और मनीष सिसोदिया कहते हैं कि वो फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, और फिजियोथेरेपी किससे? एक रेपिस्ट राजेंद्र जी, जिसने राजेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं? राजेंद्र जी, दोनों ही पार्टी के ऐसे कैंडिडेट्स हैं। शुभेंदु जी, 5 साल की बच्ची 5 साल की बच्ची के साथ जो रेप करता है वो जघन्य अपराध कर रहा है, क्योंकि वो हिंदू है। बिल्किस बानो के मामले पे आप चुप हो जाते हैं हमेशा। आप ये बोल देते हैं कि मैं दिल्ली का प्रवक्ता हूं, मैं गुजरात के विषय पर बात नहीं करूंगा, जबकि उस वक्त भी मैंने आपको ये बात नहीं बोली कि हम गुजरात के चुनाव पर ही यहाँ पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। मैं दिल्ली के चुनाव पे बात कर रहा हूँ और दिल्ली के विषय के ऊपर बात कर रहा हूँ। आपको ये बड़ा अच्छा लग रहा है क्या कि सत्येंद्र जैन 5 साल की देखिए ना, तो मुझे सत्येंद्र जैन का एक रेपिस्ट से मसाज कराना अच्छा लगा, ना मुझे ये अच्छा लगा कि आपने बिल्किस बानो के जो दोषी थे उन्हें रिहा करवा दिया राज्य सरकार से कहते। मुझे ये भी अच्छा नहीं लगा, और मुझे ये भी नहीं अच्छा लगा कि वहां पर विधायक जाते हैं, उन्हें फूल मालाओं से उनका स्वागत करते हैं, और मुझे ये भी नहीं अच्छा लगा कि वो सिर्फ बिल्किस बानो मुस्लिम थी इसलिए उसके रेपिस्ट को छोड़ा गया। आप मानिए इस बात को, क्योंकि आपको हिंदुत्व का कार्ड लेकर चलना था। चुनाव से पहले आपको ये दिखाना था कि आप हिंदू हितैषी हैं। नहीं, अंकिता जी और चारू जी, मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि मैं इस तरीके से किसी भी लोगों को छोड़ा गया उसके फेवर में नहीं हूं, और कोई भी धर्म का क्यों ना हो उसके फेवर में नहीं है। मैंने अपने स्टेटमेंट में कहा, पर क्यों दिया गया, क्या डिटेलिंग हुई, उसके विषय पे मैं नहीं बोल सकता। किसने भेजा प्रस्ताव छोड़ने का, ये मैंने सरकार ने भेजा। दिया मैंने व्यक्तिगत और पार्टी के दोनों सूप में रखे। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के किसी को भी सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, राजेंद्र जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक है शुभेंदु जी, एक सेकंड। राजेंद्र जी, जब दोनों ही पार्टी के कैंडिडेट्स पर इतने आरोप हैं, कांग्रेस फिर भी साफ छवि की है, आखिर कहां फेलियर आता है? देखिए, जहां तक अभी ये बता रहे थे कोई हिंदुत्व का चेहरा बनना चाहता है, इनमें होड़ मची है। मैं कह रहा हूं इनका किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ना ये हिंदुओं के हितैषी है, ना किसी और धर्म के हितैषी है। वास्तव में अगर बात की जाए ना, तो आज पूछिए युवाओं के कौन सा धर्म है, बेरोजगारों का कौन सा धर्म है, किसानों का कौन सा धर्म है, आदिवासियों का कौन सा धर्म है, दलितों का कौन सा धर्म है, महिलाओं का कौन सा धर्म है, गृहिणियों का कौन सा धर्म है। हर वर्ग पे अत्याचार भाजपा की केंद्र की सरकार कर रही है और यहाँ की गुजरात की सरकार कर रही है। तो लगातार हम इस बात को, मुद्दे को उठा रहे हैं कि ये वो जो गुजरात मॉडल था ना, गुजरात मॉडल की 2014 के बाद कोई चर्चा नहीं करता है। आज जब हकीकत यह है कि गुजरात के अंदर तमाम आपने कोरोना काल के अंदर देखा जिस तरीके से कोरोना का कुप्रबंधन गुजरात के अंदर हुआ, जिस तरीके से मतलब संख्या को घटाया गया, कोरोना में जो जिनकी विक्टिम्स हुए थे, डेथ हो गई, उनको मुआवजा नहीं दिया गया, तो तमाम मुद्दे हैं। आप देखिए ना, मोरबी हत्याकांड में, मोरबी दुर्घटना में जो मारे गए थे उनका कौन सा धर्म था। तो
तो आप देखिए ना, इनका किसी धर्म से कोई नाता नहीं है, ये भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए लोग हैं। और गुजरात की जनता ने इस बार पूरा मानस बना लिया है कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। और फिर मैं बता दूं, ओपिनियन पोल और परसेप्शन से ये चुनाव नहीं जीता जाएगा, ये चुनाव गुजरात की जनता जिताएगी और वो जनता कांग्रेस पार्टी को जिताएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने स्थानीय मुद्दों को व्यापकता से उठाया है। और ये बार बार ऊपर से जो चेहरा दिखा रहे हैं वो चेहरा कुछ नहीं है। स्थानीय चुनाव स्थानीय विधायक के चेहरे पे लड़ा जाता है और विधायक से सवाल पूछा जाएगा कि अगर हम तुम्हें चुनते हैं तो कल तुम्हारे को वहां पे क्या जवाबदारी मिलेगी या क्या तुम वहां पे हमारी बात को उठा पाओगे, क्योंकि ये बार बार चेहरा बदल के दूसरे को लेके आ जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी अपनी बात रखने के लिए, बहुत शुक्रिया प्रणव जी अपनी बात रखने के लिए, शुभेंदु जी आपका भी बहुत शुक्रिया, बने रहिए आप हमारे साथ। तो देखिए गुजरात का जो चुनावी रण है, खासतौर पर पहले चरण का जो चुनाव, लगभग 89 सीटों पर लगातार वोट डाले जा रहे हैं। तमाम बड़े बड़े दिग्गज जो है वो वोट डाल चुके हैं, आधे से ज्यादा बड़े बड़े दिग्गज, और अभी भी ये सिलसिला जारी है।